हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन G.H. हार्डी और जर्मनी के एक फिजिशियन वेनबर्ग, उन्होंने 1908 में एक थ्योरी डेवलप की जिसको हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आल्सो रेफर्ड टू एज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इसको हार्डी वेनबर्ग लॉ भी कहा जाता है। It is used to compare allele frequencies in a given population over a period of time. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अलील की फ्रीक्वेंसी को एक पॉपुलेशन में कंपेयर करता है वक्त गुजरने के साथ साथ, और हमें ये बताता है कि अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आती। इसीलिए एक पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दर्ज झेल जो 5 कंडीशंस हैं, जो 5 रूल्स हैं, इनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, इसको जो है मीट करना चाहिए। और ये 5 रूल्स कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर नो जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब है? म्यूटेशन वो चेंजेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में स्पॉन्टेनियसली होती रहती हैं। सो म्यूटेशंस प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। इसलिए जब म्यूटेशन नहीं होगी तो लील और जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी और इस तरह एवोल्यूशन नहीं होगी। नंबर 2 पर कंडीशन है नो माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है? एक ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट एक एरिया से दूसरे एरिया में, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर ना तो कोई इंडिविजुअल आ सकता है इसके अंदर और ना ही कोई इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन को छोड़कर जा सकता है। तो यहाँ पर नो माइग्रेशन होनी चाहिए। नंबर 3 कंडीशन है रैंडम मेटिंग मस्ट अकर। रैंडम मेटिंग का क्या मतलब है कि एक स्पीशी के जो इंडिविजुअल हैं उसका जो मेल है वो अपने अपोजिट सेक्स के साथ मेटिंग करे और हर एक के पास इक्वल चांस होना चाहिए। नंबर 4 पर है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि जब एक छोटी सी पॉपुलेशन की अलील फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है और वो भी बाय चांस, इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा तो अलील की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी और इस तरह जो एक पॉपुलेशन है उसकी अलील की फ्रिक्वेंसी में जब चेंजेस ही नहीं आनी तो उसमें एवोल्यूशन भी नहीं होगी। नंबर 5 नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेस्ट अडाप्टेड होते हैं वो सरवाइव करते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, जैसा कि जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके सारे के सारे मेंबर्स डिप्लॉयड हों, ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक जीन है जिसका नेम है कैपिटल जी। अब इस जीन की 2 फॉर्म्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं अलील्स। एक है डोमिनेंट अलील और दूसरा होता है रिसेसिव अलील। अब डोमिनेंट अलील को मैंने कैपिटल ए से लिख लिया और रिसेसिव अलील को स्मॉल ए से लिख लिया। अब इसकी पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके अलावा स्मॉल ए, ये है इसकी पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास। अब जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसके अंदर 2 इक्वेशंस हैं और वो 2 इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखती हूँ। पहली इक्वेशन है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। यहाँ पर P क्या है? P यहाँ पर डोमिनेंट अलील की फ्रिक्वेंसी है और वो डोमिनेंट अलील हमारे पास कौन सा है? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की जो फ्रिक्वेंसी है पॉपुलेशन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P के ज़रिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P के ज़रिए और ये है A की फ्रिक्वेंसी। इसके बाद है Q यहाँ पर रिसेसिव अलील जो कि हमारे पास है A, इसकी है फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये A की फ्रिक्वेंसी है। तो P प्लस Q किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। सेकंड जो इसका फार्मूला है वो है P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर P² क्या है? यहाँ पर जो P² है वो ये वाली जो जीनोटाइप है ना ए, जो कि होमोजाइगस जीनोटाइप है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P² से। इसके बाद आ गया यहाँ पर 2PQ। यहाँ पर जो P है वो क्या है? डोमिनेंट अलील और जो Q है वो रिसेसिव अलील है। तो ये है हमारे पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। इसके बाद आ गया है Q² यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो पी स्क्वायर है वो क्या है, कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2PQ किसको, कैपिटल ए स्मॉल ए को, और जो क्यू स्क्वायर है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास फ्रॉग की एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर कितने फ्रॉग्स हैं, 100 फ्रॉग्स हैं। अब उनकी फिनोटाइप क्या है, इनके जो फ्रॉग्स हैं उनका जो कलर है वो है ग्रीन, और ग्रीन में भी वेरिएशन है, कुछ डार्क ग्रीन कलर के फ्रॉग्स हैं, कुछ मीडियम ग्रीन कलर के फ्रॉग्स हैं और कुछ लाइट ग्रीन फ्रॉग्स हैं। और इनकी जीनोटाइप हम लोग देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन वाले की कैपिटल जी, मीडियम ग्रीन वाले की कैपिटल जी स्मॉल जी है, और लाइट ग्रीन फ्रॉग की स्मॉल जी। इसके बाद डार्क ग्रीन कलर के जो फ्रॉग्स हैं इनका नंबर 64 है पॉपुलेशन में, मीडियम ग्रीन वालों का 32 है और लाइट ग्रीन वाले फ्रॉग 4 है। इसके बाद अलील फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर हम लोगों ने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर अलील की फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलील की फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, और इसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक अलील ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अलील्स, कि एक जो स्पेसिफिक अलील है उसकी कितनी कॉपीज़ हैं, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अलील्स, कि उसके अंदर जितने भी उस टाइप के अलील्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अलील की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अलील जो कि हमारे पास है कैपिटल जी, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग डार्क ग्रीन फ्रॉग के अंदर देखते हैं कि इनके पास जो कैपिटल जी है इसके 2 अलील्स हैं और एक अलील का कितना नंबर है 64, यानी कि यहाँ पर जो एक जी है इसका नंबर है 64 और जो दूसरा जी है उसका नंबर भी है 64। इसका मतलब है एक का नंबर जब 64 है तो दूसरे के नंबर को भी हमने कैलकुलेट करना है। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 128। इसके बाद मीडियम ग्रीन वाले जो फ्रॉग्स हैं इनमें हम देखते हैं कि जो कैपिटल जी अलील है इसका कितना नंबर है, वो है 32, और स्मॉल जी वाले का भी 32 है। तो हम लोगों को यहाँ पर स्मॉल जी का नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो अलील की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो कैपिटल जी की करनी है। तो यहाँ पर जो कैपिटल जी है उसका नंबर है 32। और नीचे हम लोग देखते हैं लाइट ग्रीन वाले फ्रॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर कैपिटल जी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसका नंबर हमने नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने जो अलील फ्रिक्वेंसी कैपिटल जी की देखनी है तो वो हमारे पास किस तरह से है, डार्क ग्रीन जो फ्रॉक्स हैं उसमें कैपिटल जी का नंबर है 128, इसको हमने प्लस करना है मीडियम ग्रीन फ्रॉक्स के अंदर कैपिटल जी का नंबर जो कि 32 है। यह है हमारे पास स्पेसिफिक अलील कैपिटल जी उसका नंबर। अब यहाँ पर इस नंबर को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलील्स हैं उन सब के नंबर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कैपिटल जी, तो यहाँ पर टोटल 128 आ गया। फिर इसके बाद कैपिटल जी स्मॉल जी, इन अलील्स का नंबर क्या है कि एक का जो है 32 है, तो जब हमने यहाँ पर 2 का बताना है तो 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ऊपर वाले का हमारे पास 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया, और नीचे हम लोगों ने 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 64 आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्मॉल जी का, तो यहाँ पर एक जी जो स्मॉल जी है अलील उसका नंबर है 4, तो जो 2 होंगे उसको हम लोग 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 अलील का नंबर आ जाएगा जो कि आ जाएगा यहाँ पर 8। तो 128 को जब हम लोग 32 के अंदर प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 160, और नीचे हम 128 को इसके बाद 64 प्लस 8 इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ गया है 200। तो नेक्स्ट 160 बाई 200, यहाँ पर हमने 160 को अंदर लिख लेना है और 200 इसके ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया 0.0 और यहाँ पर ये 1600 बन गया। तो 200 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1600। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 0.8। ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि जो अलील फ्रिक्वेंसी है कैपिटल जी की वो कितनी आई है, हमारे पास 0.8 आई है। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर स्मॉल जी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैपिटल जी ये एक होमोसाइगस इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर हमने किसकी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल जी की, तो इसकी हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे। मीडियम ग्रीन फ्रॉक्स देखते हैं तो इसके अंदर स्मॉल जी है,
तो यहाँ पर ये इसके 2 एलील्स हैं, एक है कैपिटल जी और एक है स्मॉल जी। इनमें से एक का नंबर क्या है 32 और दूसरे वाले का नंबर भी 32 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली 32 ले लेनी है। और नीचे वाला जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस है, इसके पास एलील्स की 2 कॉपीज़ हैं। एक कॉपी का कितना नंबर है 4 और दूसरी का नंबर भी 4 है, तो 4 + 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर 32 में हम लोग 8 प्लस कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना कि इस पॉपुलेशन के अंदर इस कलर को कंट्रोल करने वाले जितने भी एलील्स हैं उनका टोटल नंबर। तो यहाँ पर कैपिटल जी, यहाँ पर एलील्स की 2 फॉर्म्स हैं और दोनों भी एक जैसी हैं। तो यहाँ पर 64 + 64 जो कि हमारे पास 128 आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 128। नेक्स्ट कैपिटल जी और स्मॉल जी, एक का नंबर 32 है, दूसरे का भी 32, तो 32 + 32 या फिर 32 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 64। नेक्स्ट स्मॉल जी यहाँ पर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, इसकी 2 कॉपीज़ हैं, तो 4 + 4 या 4 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हम लोग 32 को जब 8 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 40 बाय, और इन सब को हम लोग प्लस कर लेते हैं तो आता है 200। अब यहाँ पर हम लोगों ने 40 को यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिखा है 200 को, तो 200 40 के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट लगा लिया है और 2 टाइम जो है ये 400 हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 0.2। तो ये है स्मॉल जी की एलील फ्रिक्वेंसी जो कि 0.2 है, और कैपिटल जी की हमारे पास आई थी 0.8। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल जी था इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 0.8, और जो स्मॉल जी था उसकी आई थी 0.2। तो जो कैपिटल जी है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी के ज़रिए, और जो उसकी जीनोटाइप जी होगी उसको हम लोग पी स्क्वायर से लिखते हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर, तो जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो यहाँ पर पी स्क्वायर में ये वाली वैल्यू हम लोगों ने पुट कर देनी है जो कि हमारे पास होगा 0.8 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने इसको प्लस कर लेना है 2, और P यहाँ पर 0.8 आ जाएगा और Q यहाँ पर आ जाएगा 0.2, प्लस कर लेना है Q स्क्वायर के साथ जो कि 0.2 का स्क्वायर है, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1 के। तो 0.8 का स्क्वायर किसके इक्वल आया 0.64 के। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 0.8 को 0.2 के साथ, उसको फिर 2 के साथ कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आई 0.32। देन 0.2 का स्केल लिया जो कि 0.04 है, इक्वल 1। जब हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आया 1। तो 1 इक्वल है 1 के, यानी कि जो एलील की फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई और वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर एक ये वाला फार्मूला था और दूसरा हमारे पास फार्मूला था P + Q = 1, यानी कि अगर हमारे पास P की वैल्यू हमें पता हो जो कि हमारे पास थी 0.8, तो हम लोग Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं 0.8। और यहाँ पर हमने किसको कैलकुलेट करना है Q को, तो Q इधर आ जाएगा और 1 में से माइनस हो जाएगा 0.8, तो Q की वैल्यू आ गई 0.2, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट की थी कि P की वैल्यू थी 0.8 और Q की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.2। लेकिन ये कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलील की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर लें, जैसा कि P को कैलकुलेट कर लें, तो उससे हम लोग Q की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला है P + Q = 1। अगर हमने Q को फाइंड आउट करना है तो Q इधर आ जाएगा और फिर 1 - P। अगर हम लोगों ने P को यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें किस तरह से करना पड़ेगा कि P इधर आ जाएगा और फिर 1 - Q हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 1 में से माइनस कर देनी है Q की वैल्यू जो कि हमारे पास 0.2 थी। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो 0.8 आ गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोगों ने जो फाइंड आउट की थी 0.8 वो वैसे ही आ जाता है। थैंक यू।